गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग पार्ट्स ऑफ सेल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम लोगों ने सेल का कॉन्सेप्ट देखा था कि व्हाट इज़ अ सेल, है ना। जैसा कि सेल के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन करती है। एक बॉडी किसी एनिमल की अगर है तो वो ऑर्गन से मिलकर बनती है। वो ऑर्गन जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स मीन्स टिश्यू से मिलकर बनते हैं। और ये जो टिश्यूज़ होते हैं उसकी सिंगल यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सेल की डेफिनेशन भी हम लोगों ने समझी थी। सेल इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लाइफ और द बॉडी। ओके, अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि एक सेल अगर है तो उस सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उस सेल को बनाने वाले और पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। क्लियर। यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेल के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक, एक इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। एक इसका न्यूक्लियस होता है और तीसरा इसके अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। आइए देखें। देखिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक सेल बनाऊँ, है ना, ये मैंने एक सेल यहाँ पर बनाई है। क्लियर। तो ये जो इसका आउटर कवरिंग आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये जो आउटर कवर है ना, एक जो मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है जो पूरी सेल को बाहर से घेरे हुए है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्लियर। इसी सेल मेम्ब्रेन को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे या तो हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ठीक है। ये जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये सेल को प्रोटेक्शन देने का काम करती है, बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन देती है। सेल के अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले सब्सटेंसेस को कंट्रोल करती है ना, मतलब सेल के अंदर बाहर ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करती है। आगे की क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे कि ये कैसे सेल मेम्ब्रेन बनती है और क्यों कंट्रोल कर पाती है ट्रांसपोर्टेशन को। अभी हम लोगों को इतना जानना है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल का आउटर कवरिंग है जो कि सेल को प्रोटेक्शन देता है, सेल का एक पर्टिकुलर शेप बनाए रखता है और सेल के अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले मटेरियल्स का कंट्रोल करता है। ओके, तो ये होती है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर हुआ। इसके बाद में दूसरा स्ट्रक्चर अगर हम लोग सेल का देखें जो मेन होता है वो होता है इसका न्यूक्लियस। ठीक, जैसे मैं यहाँ पे न्यूक्लियस बनाती हूँ। ठीक, ये मैंने न्यूक्लियस बनाया है यहाँ पर। ये जो न्यूक्लियस है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन होता है, हमारा ब्रेन क्या करता है, हमारे बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है ना। हमारी बॉडी जो भी फंक्शन परफॉर्म करती है उसको कौन कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। वैसे ही इस सेल के अंदर जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सारी एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल करता है, उसका ये न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। मतलब सेल के अंदर ब्रेन के जैसे काम करता है ये। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक, तो ये हमारा न्यूक्लियस होता है। अब देखो, एक थर्ड चीज होती है जो इस न्यूक्लियस और इस पूरी सेल इसके बीच में भरी होती है ना। भरी होती है मीन्स ये इस तरीके से फिलअप रहती है। ठीक है, ये जो पूरा मटेरियल यहाँ पर भरा हुआ है जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन इसके बीच में है ना, वो मटेरियल जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में भरा हुआ है, इस मटेरियल का नेचर कैसा होता है, ये सेमी सॉलिड होता है। सेमी सॉलिड होता है मतलब ना तो ये पूरी तरीके से लिक्विड है ना तो ये पूरी तरीके से सॉलिड है। ठीक है, ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेली के जैसा होता है। ओके, जेली के जैसा होता है मीन्स सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड है, इसको आप लोग कह सकते हो। इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। क्लियर। तो इसे हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। ठीक, ये होता है साइटोप्लाज्म। आगे क्लासेस में आप लोग देखेंगे कि ये जो साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर भी अलग अलग फंक्शंस को करने वाले सेल के और छोटे छोटे से ऑर्गन्स होते हैं। और क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे से ऑर्गन्स होते हैं तो यहाँ पे इसको हम लोग ऑर्गन्स ना कहते हुए क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं।
क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। मतलब साइटोप्लाज्म जो होता है इसमें एक लिक्विड मीडियम है जो कि सेल का एक मीडियम बनाए रखता है, ठीक, और दूसरे इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। मीन्स साइटोप्लाज्म का मतलब क्या है? एक तो इसके अंदर सेल मीडियम है, मीडियम का मतलब है इसमें प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं जो सेल को न्यूट्रिशन देती हैं। गैसेस डिसॉल्व होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको हम लोग कॉमनली क्या कहेंगे? मीडियम कहेंगे, जो कि सेल के फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होती है। क्लियर? अब इसमें सेल मीडियम के साथ साथ और क्या होता है? सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। है ना? सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब है बेटा कि जो सेल के और छोटे छोटे से ऑर्गन्स हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं इसीलिए उसको हम लोग ऑर्गन ना कहते हुए ऑर्गेनेल्स का कहते हैं। क्लियर? तो जो साइटोप्लाज्म है वो किससे किससे मिलकर बना है? एक तो सेल मीडियम से और दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स से। ये सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं आगे जाके आप लोग अगली क्लासेस में पढ़ेंगे कि ये जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं इनके नाम कैसे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है ना। ऐसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं। इनके बारे में डिटेल में स्टडी आप लोग नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ नाम लिख देती हूँ। है ना, यहाँ पे मैंने सेल ऑर्गेनेल के कुछ फॉर एग्जांपल नाम लिखे हैं बेटा, है ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा और होते हैं, एक मैं बता रही हूँ, प्लास्टिड, है ना, वो होते हैं प्लास्टिड्स। क्लियर हुआ? ठीक है। तो जो साइटोप्लाज्म है वो सेल मीडियम और सेल ऑर्गेनेल्स का कॉम्बिनेशन है जो कि सेल को एक पर्टिकुलर फॉर्म में बनाए रखता है, सेल के सारे फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करता है। क्लियर हुआ? अब जैसे यहाँ पे साइटोप्लाज्म है जो सेल के मतलब जो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में है, ठीक है, ऐसे ही एक जेली लाइक मटेरियल यहाँ न्यूक्लियस के अंदर भी भरा होता है। ठीक है, यहाँ न्यूक्लियस में भी जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक, ये जो जेली लाइक सब्सटेंस है, जैसे इसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है, इसके अंदर का जो सब्सटेंस है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? इसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर हुआ? और ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जैसे साइटोप्लाज्म इन चीज़ों से मिलके बना है, इस न्यूक्लियोप्लाज्म को बनाने वाली भी कुछ चीज़ें होती हैं, है ना। एक तो इसका मीडियम होता है ना, एक इसमें क्या होगा, इसका मीडियम होगा जिसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, है ना, लाइक इसमें लिक्विड होगा, लिपिड होगा, प्रोटीन होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, है ना। प्लस इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहा जाता है क्रोमोसोम। ठीक, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ऐसे धागे के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं बेटा ये क्रोमोसोम। और ये जो क्रोमोसोम्स हैं, है ना, इनको क्रोमोसोम्स कहा जाएगा। ठीक, ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनके ऊपर कुछ छोटी छोटी यूनिट्स लगी होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। क्रोमोसोम्स के ऊपर ही छोटी छोटी सी यूनिट्स लगी होती है जिनको जीन कहा जाता है। अब इन जीन्स का फंक्शनिंग क्या है, जब एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन बनती है तो ये जो जीन होते हैं जो कि क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागे के जैसे स्ट्रक्चर हैं, इनके ऊपर जीन लगे होते हैं। ये जो जीन होते हैं ये आने वाली नई जनरेशन में कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बाल हैं, मेरी आंखें हैं, मेरी एक पर्टिकुलर हाइट है, ठीक है, तो मेरे बालों की जो क्वालिटी है वो मेरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होगी, है ना। मेरी जो हाइट की क्वालिटी है वो मेरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होगी। अगर मेरी हाइट कम है ना, और उसके जीन्स जो है वो मेरी सेल के क्रोमोसोम के ऊपर है, तो मुझसे जो नेक्स्ट जनरेशन बन रही है, जो मेरे बच्चे होंगे, है ना, उनमें अगर मेरा हाइट का कैरेक्टर, मेरे हाइट का जीन ट्रांसफ़र हो रहा है तो उस बच्चे की हाइट भी कैसी होगी, मेरे जैसी शॉर्ट होगी।
ओके। तो ये जो हाइट का होना, बालों के कलर का होना, आँखों का होना, बॉडी के जितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, वो किस पे डिपेंड करते हैं? वो जीन्स पे डिपेंड करते हैं। ये हमारे हेरिडिटिकल कैरेक्टर्स होते हैं। हेरिडिटिकल कैरेक्टर्स मतलब जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। इस जो जीन्स में कैरेक्टर हैं, इनको हम लोग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कंट्रोल नहीं कर सकते, या एक्सटर्नली इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, है ना। अगर हम लोग चेंज कर सकते हैं तो अपनी आउटर फिजियोलॉजी को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, जेनेटिक लेवल पे जाके हम लोग इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये जेनेटिक कैरेक्टर है, हाइट का शॉर्ट होना, या आँखों का एक पर्टिकुलर कलर होना, या स्किन का एक पर्टिकुलर कलर होना, या बॉडी के अंदर कोई पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होना, वो जीन्स पे डिपेंड करता है मोस्टली। जो चीज़ें जीन्स पे डिपेंड नहीं करती, वी कैन चेंज देम। ओके। अब देखिए, ये हुआ क्रोमोसोम या जीन, ये दोनों जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक वर्ड का मीनिंग होता है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, उसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। अब देखो, जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसका एक अपना मीडियम है, ठीक है। उसमें प्रोटीन, लिपिड जो भी मटेरियल है वो हो सकता है, प्लस उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स पे जीन्स लगे होते हैं। क्लियर? ओके। अब देखिए, जैसे हमने देखा कि न्यूक्लियोप्लाज्म में उसका मीडियम है, उसके क्रोमोसोम्स और जीन्स हैं, क्रोमोसोम से उनके ऊपर जीन्स लगे हुए हैं, ठीक। ऐसे ही जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ना, जो मटेरियल है वो कहीं कहीं पे ज़्यादा डेंसिटी में इकट्ठा होता है, किसी पर्टिकुलर जगह पे ज़्यादा डेंसिटी में इकट्ठा है, ठीक है। आसपास उसकी जो डेंसिटी है वो रेयर है, लेकिन कहीं कहीं पे वो ज़्यादा डेंस है, ठीक। तो जहाँ पर न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो ज़्यादा डेंसिटी में इकट्ठा हो जाता है, वो पार्ट हमको कैसा दिखाई देता है? थोड़ा सा डार्क दिखाई देता है ना। ऐसे डार्क स्पॉट के फॉर्म में हम लोगों को दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे जो ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, जो ये मटेरियल है, जो मीडियम है, वो ज़्यादा डेंसिटी में इकट्ठा है, ठीक। इस वाले पोर्शन को जहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी है न्यूक्लियोप्लाज्म की, इसको कहा जाता है न्यूक्लियोलस, ठीक। तो इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियोलस से मिलके बना है, न्यूक्लियोप्लाज्म से मिलके बना है। न्यूक्लियोप्लाज्म को देखें तो उसमें उसका मीडियम है, क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स लगे हुए हैं। क्लियर? अब जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने पूरी सेल को सराउंडेड करके रखा है, बाउंडेड करके रखा है, वैसे ही न्यूक्लियोप्लाज्म को घेरे हुए भी आपको यहाँ पे एक मेम्ब्रेन दिखाई दे रही होगी, है ना। यस। देखिए, ये जो इस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ पार्ट है, तो इस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इस तरीके से एक पूरी सेल का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे हमने एनिमल सेल का एग्जांपल लिया है, जिसमें जो मेन पार्ट्स होते हैं वो 3 होते हैं। एक होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। दूसरा होता है इसका न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर ये सारे हिस्से होते हैं, ठीक। और तीसरा होता है साइटोप्लाज्म, ठीक, जो कि इसके अंदर जेली लाइक सब्सटेंस भरा हुआ है। क्लियर हुआ? ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे।